नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी दलों का कुनबा बढ़ रहा है। उनकी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली। 8 और नई पार्टियों को या 8 पार्टियों को और न्योता दिया गया है जो पटना में नहीं आई थी। अब इससे एक अंदाज़ा आपको लगेगा कि डेस्परेशन का लेवल कितना बढ़ गया है विपक्षी खेमे में। तो 23 जून को जब पहली बैठक हुई थी और 17-18 जुलाई को जो होने वाली है उसके बीच में, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 13 जुलाई की तारीख है। 5 दिन बाद बैठक होने वाली, बल्कि कहें 4 दिन बाद शुरू होगी, 5वां दिन तो आखिरी दिन होगा। और इसमें खबर आ रही है कि सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। दूसरी बात ये हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से विपक्षी एकता का ये जो प्रयास है इसका जिम्मा संभाल लिया है। इसका पूरा मैनेजमेंट अब कांग्रेस के हाथ में आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सबको निमंत्रण भेज रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नीतीश कुमार को कहां पहुंचा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और शरद पवार जो इस खेमे के सबसे बड़े नेता, भीष्म पितामह समझे जाते थे, वो अभी अपने घाव सहला रहे हैं। तो उनसे कोई इसमें बड़ी उम्मीद करना जो है उस समय बेकार ही है। लेकिन जो 8 पार्टियां नई शामिल हुई हैं, अब देखिए ये गठबंधन बन क्यों रहा है। ये गठबंधन बन रहा है कि मोदी को हराना है। बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अब आप सुनेंगे इन पार्टियों का नाम तो आपको हंसी आएगी। ये 8 की 8 पार्टियां केरल और तमिलनाडु की हैं, जहां से बीजेपी का एक भी सांसद नहीं है। तो बीजेपी यहाँ ताकतवर होती, बीजेपी को यहाँ चुनौती देनी है, बीजेपी को यहाँ से हराना है, इसलिए इन पार्टियों को शामिल कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है। ये केवल संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो संख्या बढ़ाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि एनडीए का कुनबा बढ़ने जा रहा है। 18 तारीख को एनडीए की बैठक दिल्ली में होने वाली है और वो नया एनडीए होगा। उसमें कई नई पार्टियां जुड़ रही हैं। तो खबर लगातार ये खबरें आ रही हैं। कभी ओम प्रकाश राजभर के जुड़ने की आती है, तो कभी जो है चिराग पासवान की खबर आती है, कभी उपेंद्र कुशवाहा की बात आती है, फिर मुकेश सहनी की बात आती है। इस तरह से अलग अलग जगहों से पार्टियों के शामिल होने के एनडीए में इस तरह की खबरें आ रही हैं। और एनडीए का कुनबा बड़ा होने की बात हो रही है। चंद्रबाबू नायडू के आने की बात हो रही है। पंजाब में वैसे बात तो जो है वो अकाली दल की भी हो रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल कम से कम 18 तारीख की बैठक में तो मुझे नहीं लगता कि अकाली दल शामिल होने जा रहा है। न दोनों पार्टियों में कोई शीर्ष स्तर पर कोई बैठक हुई है, न बातचीत हुई है, न फैसला होने का कोई सवाल नहीं। तो इसलिए एनडीए के जवाब में कि हमारा कुनबा भी बढ़ रहा है, उस कुनबे का हाल देखिए कि वहाँ लोग लहूलुहान हैं, अपने घाव सहला रहे हैं और लगातार आशंका में जी रहे हैं कि कब हमारा नंबर आ जाएगा। तो 23 जून को जब बैठक हुई थी पटना में, तब एनसीपी एक थी, शरद पवार सर्वे सर्वा थे। आज शरद पवार हाशिए पर चले गए हैं अपनी ही पार्टी में। उद्धव ठाकरे तब तक जो है हाशिए पर जा चुके थे अपनी पार्टी में। उसके बाद अब जो है नीतीश कुमार को रोज़ सपने में ये डर सताता है कि अमित शाह उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। वो सपना देख के मुझे लगता है रात में भी सोते सोते उठकर बैठ जाते होंगे और उन्हें लगता होगा कि अमित शाह पटना आए हैं और उनके विधायकों को लेकर जा रहे हैं। तो इस आशंका से ग्रस्त होकर नीतीश कुमार की नींद हराम हो गई है। उनको नींद नहीं आती है आजकल। तो विपक्षी एकता, मतलब एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, मांगे गई पूत मर गए भतार। इसका अर्थ ये है कि मनौती मांगने गए थे पुत्र के लिए और पता चला कि पति का ही देहांत हो गया। यही हाल विपक्षी एकता का हो रहा है कि कहाँ कुनबा बड़ा करना, ताकतवर बनाना, मोदी के खिलाफ खड़ा करना, इस सब की कोशिश हो रही थी, और कहाँ अपना ही खेमा जो है रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा है। तो महाराष्ट्र में जो सबसे ताकतवर गठबंधन लग रहा था, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, आज सबसे कमज़ोर गठबंधन नज़र आ रहा है। अब कांग्रेस वहाँ खड़े होने की कोशिश कर रही, तो उसका पहला हमला है एनसीपी पर कि विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता हमारी पार्टी का होना चाहिए, क्योंकि अब हमारी पार्टी बड़ी हो गई है। अब आप विडंबना देखिए, 2019 में चुनाव का नतीजा आया
तो बीजेपी 105 सीटों के साथ नंबर 1 पर, शिवसेना 56 सीटों के साथ नंबर 2 पर, और एनसीपी 54 सीटों के साथ नंबर 3 पर, और 44 या 46 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 4 पर थी। अब उद्धव की पार्टी का जो हाल हुआ, शरद पवार की पार्टी का जो हाल हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की स्थिति में आ गई। तो अभी हाल ही में राहुल गांधी गए थे महाराष्ट्र में, अपने नेताओं से मिलकर आए और कहा कि जो है आप सब लोग साथ मिलकर रहिए। मतलब आशंका वहाँ यह है कि वहाँ भी टूट फूट हो सकती है। खबरें रोज़ आती रहती हैं, ये उनसे मिले, वो उनसे मिले, ये जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में टूटने की बारी अगर है किसी की तो वो कांग्रेस पार्टी की है। उसमें उस तरह की टूट नहीं होगी जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी में हुई, लेकिन उसमें भी टूट होगी, ये आप मान कर चलिए, लोकसभा चुनाव से पहले पहले। अब बेंगलुरु में जो बैठक होने जा रही है उसमें जो नई पार्टियां शामिल की गई हैं, तमिलनाडु से एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। उसके अलावा केरला कांग्रेस मणि, केरला कांग्रेस जोसेफ, और आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक। ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो केरल में भी हैं और बंगाल में भी हैं, मूलतः ही बंगाल की पार्टियां हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो संख्या बढ़ाने की कोशिश, और हाँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो तमिलनाडु और केरल दोनों जगह पर है, उसको कैसे भूल सकते हैं? उसको भूल जाएंगे तो वायनाड का क्या होगा? राहुल गांधी अगर वायनाड से संसद में पहुँचे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का था। उसके समर्थन के कारण वो वहाँ से सीट जीत पाए। तो ये पार्टियां हैं जो इकट्ठा हो रही हैं। और मुझे प्रफुल्ल पटेल की बात याद आ रही है। तो उन्होंने कहा कि पटना में जो बैठक हुई उसमें जो है जो बातें हो रही थी सुनकर हंसी आ रही थी। और वहाँ जो पार्टियां इकट्ठा थीं उनमें से 6 या 7 पार्टियां ऐसी थीं जिनका सिर्फ लोकसभा में 1 सदस्य है, और एक पार्टी तो ऐसी है जिसका एक भी सदस्य नहीं। तो ऐसी पार्टियां मिलकर मोदी को हराएंगे। ऐसी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ी करेंगे। तो ज़रा ठहर जाइए, थोड़ा सा रुकिए। ममता बनर्जी आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, और ममता बनर्जी पंचायत चुनाव में भारी जीत के साथ आ रही हैं। ये अलग बात है कि इसके लिए उनको खून खराबा करवाना पड़ा, लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल के किसी नेता को नहीं होती। पिछले 50 साल से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये खूनी खेल चल रहा है, और कब तक चलेगा किसी को पता नहीं। कोई रोकना चाहता है, इसके कोई आसार दिखते नहीं। तो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद ममता बनर्जी की प्रचंड जीत हुई है, और सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है। हालांकि बहुत पीछे है तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस को मिला दें तो भी उससे 1.5 गुना 2 गुना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन पार्टियों की पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है। तो इस ताकत के साथ ममता बनर्जी पहुंचेंगी बेंगलुरु, और वो सवाल उनका कांग्रेस पार्टी से होगा। सीपीएम से तो सवाल भी नहीं पूछेंगी, सीपीएम वालों से तो बात भी नहीं करना चाहती है। वो सीताराम येचुरी का नंबर आया बोलने का तो उन्होंने आगे बढ़वा दिया, और उनका नंबर फिर से आता उससे पहले जो है उठकर चली गई बैठक से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ममता बनर्जी और सीपीएम के बीच में रिश्ते किस तरह के हैं। और कांग्रेस पर वो हमला इसलिए करेंगी कि आप हमारे दुश्मन से मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हालांकि उनको न्योता भेजा गया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। पटना से वो ये शर्त लगाकर निकले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करके निकले थे कि जब तक कांग्रेस पार्टी हमारे स्टैंड का समर्थन नहीं करती, जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है दिल्ली की सर्विसेज के बारे में, उस पर संसद में हमारे साथ खड़े होने का हमारा जो स्टैंड है उसका समर्थन नहीं करती, तब तक हम जो है बातचीत नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे किसी को पता नहीं है। आरएलडी के जयंत चौधरी पिछली बैठक में नहीं गए थे, बाद में उन्होंने कहा कि वो किसी निजी कार्यक्रम में व्यस्त थे, अगली बैठक में जाएंगे। अब जाएंगे कि नहीं, इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा ये है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत का सिलसिला चल रहा है। किसी भी समय वो
अंतिम रूप धारण कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है विपक्षी एकता की, उसमें ये घायल लोगों का सम्मेलन जैसा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि कर्नाटक की जीत का जो यूफोरिया था वो ख़त्म हो चुका है। अब सामने उसके राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। हालांकि चुनाव मिजोरम में भी है। इन चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं बहुत अच्छी नहीं है। तेलंगाना में वो नंबर 2 की हैसियत पाने की लड़ाई लड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी होगी या कांग्रेस पार्टी। बात इतनी सी है। मध्य प्रदेश में कांटे की लड़ाई है और राजस्थान में बीजेपी काफ़ी आगे है। हालांकि गैप बहुत ज़्यादा था भाजपा और कांग्रेस के बीच में। अशोक गहलोत ने उस गैप को थोड़ा कम किया है, लेकिन गैप इतना बड़ा है कि उसको भर पाना चुनाव तक वो संभव दिखाई नहीं देता। तो गहलोत और पायलट की लड़ाई वो भले ही युद्ध विराम हो जाए, उसको जो काम करना था वो काम कर चुकी है। बाकी जो कसर बाकी रह गई थी वो अशोक गहलोत के विधायकों ने कर दी है। सचिन पायलट के साथ विधायक न जाएं, इसलिए उन्होंने विधायकों को खुली छूट दे दी। और खुली छूट का मतलब आप समझते हैं, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। तो खुली छूट जो मिली है उसका खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ता है। तो जनता को मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए अशोक गहलोत चाहे जितनी योजनाओं की घोषणा कर दें, चाहे जितनी फ्री बीज की घोषणा कर दें, मुझे नहीं लगता कि उनकी नैया पार लगने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। असंभव नहीं है, लेकिन आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए लड़ाई अपेक्षाकृत आसान लग रही है, बशर्ते कि टीएस सिंहदेव आखिरी मौके पर कुछ न कर दे। उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनने से मना कर दिया है। पिछली बार आपको याद होगा 2018 के चुनाव में मैनिफेस्टो कमेटी के वो चेयरमैन थे, उन्होंने ही बनाया था मैनिफेस्टो। इस बार उनको फिर से बनाने का ऑफ़र दिया गया था, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो वो एक पोटेंशियल थ्रेट हैं कांग्रेस पार्टी की जीत के रास्ते में। ऐसे माहौल में ये खबरें ये सब सुनने के बाद आप सोचिए कि वहाँ जब बैठक होगी तो उसमें चर्चा क्या होगी। और इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी की घोषणा कर ही चुके हैं कि यूसीसी आनी चाहिए। अब उस पर चर्चा शुरू हो गई पूरे देश में। इस समय आप रोज़ अखबार उठाकर देख लीजिए, हर अखबार में कहीं ना कहीं छोटा बड़ा खबर होगी या लेख होंगे, उस पर चर्चा हो रही है। टीवी चैनल्स पर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर तो चर्चा भरी पड़ी है। तो नैरेटिव तो बना दिया है, यूसीसी को अगले चुनाव का एक बड़ा एजेंडा, एक मुद्दा बना दिया है। तो बेंगलुरु में उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और बात बन भी जाए तो उसका कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इंतज़ार कर लेना चाहिए, 4 दिन ही बाकी हैं। 4 दिन बाद पता चलेगा कि सोनिया गांधी के जाने से कोई बड़ा परिवर्तन आ जाता है क्या। अक्सर परिवार के लोग ऐसे समय पर जाते हैं जब उनको लगता है कि कुछ विशेष होने वाला है, कोई सफलता मिलने वाली है, उसका श्रेय लेना होता है। तो इसलिए सोनिया गांधी जा रही हैं। इसका मतलब कोई एजेंडा तय होगा, कुछ बातें तय होंगी, कुछ कन्वीनर तय हो जाएगा, या इस तरह के कुछ फैसले होंगे जिसमें ये संदेश जाए कि सोनिया गांधी की मौजूदगी में ही ये हो पाया। तो इसलिए सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी। इसलिए बेंगलुरु की बैठक एक गैस के गुब्बारे की तरह ज़्यादा नज़र आती है जो अभी फूली हुई है। कब गैस निकल जाएगी ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।